जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आज़ाद स्टडी हब पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको राठौड़ वंश पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। कहने का मतलब है रिवीजन करवा रहा हूं। कंप्लीट तो मैंने पीछे करवा दिया है आपको। पीछे जो अपन ने 9-10 वीडियोज बनाई है राठौड़ वंश पर, तो उन वीडियोज का पूरा कंप्लीट रिवीजन आज 1.5 घंटे, लगभग 1 या 1.5 घंटे की क्लास आएगी। तो आप देख लेना, पूरी क्लास में पूरा का पूरा राठौड़ वंश कंप्लीट हो जाएगा। इस 1.5 घंटे की क्लास में आप को क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। आज मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूं, सिर्फ बोलूंगा, आपको सुनना है। आप कान में ईयरबड्स लगा लेना ताकि कोई आपको डिस्टर्ब न कर सके। साथ में जो मैंने नोट्स बनवाए थे, आशा करता हूं आपने बना लिए होंगे। तो दोस्तों, और कहीं से भी मटेरियल आपने भाई ढूंढ कर नोट्स मेंटेन कर दिए होंगे, अच्छी तरीके से बना लिए होंगे और पढ़ भी लिए होंगे। तो आप ये क्लास देख लेना, आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा राठौड़ वंश पूरा का पूरा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो राठौड़ वंश आज की वीडियो में मैं आपको पूरा करवाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेते हुए, क्यों टाइम जाया बिल्कुल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, राठौड़ वंश अपन पहले तो ये जानेंगे कि उत्पत्ति कहां से हुई है। ठीक है, तो संस्कृत जो ताम्रपत्र मिलते हैं और संस्कृत के जो ग्रंथ मिलते हैं, उनमें क्या मिलता है, उनके बारे में मैं आपको बात बताता हूं। ठीक है, तो जो संस्कृत के जो ग्रंथ है और ताम्रपत्र है, उनमें राष्ट्रकूट नाम मिलता है, राठौड़ों का राष्ट्रकूट नाम मिलता है। ठीक है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा ये बताता है कि दक्षिण भारत की एक जाति थी जिसका नाम था राष्ट्रकूट। ठीक है, तो राष्ट्रकूट से थोड़ा परिवर्तित हुआ नाम और फिर आगे चलकर राष्ट्रकूट से रेडकूट कहने लगे, और रेडकूट को परिवर्तित, यानी रेडकूट का जो परिवर्तित रूप ही राठौड़ है। ठीक है, तो गोपीनाथ शर्मा ने ये बता दिया। लेकिन टोड कुछ और बताता है। टोड ये बताता है कि एक बार की बात है, मोहम्मद गोरी ने कन्नौज का जो शासक था, आपको याद है, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता प्रेम कहानी। संयोगिता के पापा कौन था? जयचंद घेड़वाल। तो याद आ गया, मैंने आपको बताया था। तो वही जयचंद घेड़वाल पर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि घेड़वाल वंश को समाप्त कर दिया। तो जयचंद घेड़वाल का वहीं पर एक पुत्र था, नाम था सिया, तो वो बच गया। तो उसने क्या किया कि वो अपने 200-400 सैनिकों के साथ मारवाड़ की ओर चला गया और वहां पर 1212 ईस्वी में राठौड़ वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, ये बात बताता है टोड। तो ये सब गड़बड़ किस वजह, यानी फिर आगे राठौड़ ये मानने लग जाते हैं कि हम, यानी राठौड़ जो है वो घेड़वाल के वंशज है, ये राठौड़ खुद मानने लग जाते हैं। ठीक है, राठौड़ वंश के राजा। तो ये बात बिल्कुल, और इतिहासकार नहीं मानते हैं कि ये घेड़वालों के वंशज नहीं है। तो होता क्या है कि इस पर शोध होने लग जाते हैं। लेकिन ये सब गड़बड़ किस वजह से होती है? ये सब गड़बड़ होती है पृथ्वीराज रासो की वजह से। ये सब गड़बड़ किसकी वजह से होती है? पृथ्वीराज रासो। आपको सिर्फ सुनना है, आंख बंद कर लीजिए, सुनना है, ये सब मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की वजह से हुई, चंद्रबरदाई ने ये गड़बड़ की। ठीक है, तो हुआ यूं कि इसने अपने ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो में जयचंद घेड़वाल को घेड़वाल न बोलकर जयचंद कंबज लिख दिया और जयचंद राठौड़ बोल दिया। तो इस वजह से कुछ इतिहासकारों ने यह मान लिया कि जयचंद जो राठौड़ घेड़वालों के वंशज है, और राठौड़ खुद भी ये मानने लगे कि हम लोग घेड़वालों के वंशज हैं। किनके? घेड़वालों के, यानी अपन जयचंद घेड़वाल के वंशज हैं, यही मानने लगे। ठीक है, तो इस बात पर शोध होने लगी। तो शोध करते समय एक इतिहासकार ने, सबसे पहले किसने इस पर मुद्दा उठाया कि ये घेड़वालों के वंशज नहीं है? सबसे पहले आर्नोली नाम का इतिहासकार आता है। कौन सा इतिहासकार आता है? आर्नोली नाम का। ये कहता है कि तुम लोग घेड़वालों के वंशज नहीं हो। तो कुछ इतिहासकार होते हैं अलावा जो घेड़वालों के वंशज मानते हैं, यानी राठौड़ों का मत पर राठौड़ों के साथ होते हैं कि भाई ये लोग घेड़वालों के वंशज हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार इसके विपरीत होते हैं कि ये घेड़वालों के वंशज नहीं है। तो आर्नोली ने सर्वप्रथम इसका विरोध किया। ठीक है,
तो आर्नोली ने सिर्फ विरोध किया, लेकिन इसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, तो इसकी बात किसी ने नहीं मानी। इसके बाद डॉक्टर ओझा आता है, डॉक्टर ओझा तो ये कहता है कि अजो अब मेरे कहना और मैं बताऊं थाने बात का है। बोले के बात बताऊं? बोले वो कहे जगह गेड़वाल है नहीं, गेड़वाल आंगा पूर्वज को नहीं। बोले क्यों? राठौड़ गेड़वालों के वंशज नहीं है, क्योंकि मैं आपको अब सबूत देने वाला हूं। उन तमाम सबूतों को मध्य नजर रखते हुए कोर्ट ये फैसला सुनाएगी कि राठौड़ गेड़वालों के वंशज नहीं है। बोला करे कोर्ट बैठूंगी। बोले मैं थोड़ा सा सबूत मेरा करना आ गया जो मैं जल्द समझ लियो। बोले कोई नहीं, तू बता कर। तो इतिहासकारों ने क्या किया? इतिहासकारों ने इससे सबूत मांगे। इसने कहा कि आप एक बात बताओ। इतिहासकार बोले पूछो कि अगर राठौड़ और गेड़वालों में खून के संबंध हैं तो क्या खून के संबंध में विवाह होंगे? तो इतिहासकारों ने मना कर दिया, नहीं भाई विवाह तो नहीं होंगे। तो गेड़वालों ने कहा, इतिहासकारों ने कहा कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि खून का संबंध है? तो इसने कहा कि अब मैं आपको जो सबूत देने वाला हूं इससे साफ पता चल जाएगा कि राठौड़ और गेड़वालों के मध्य खून का रिश्ता नहीं है। बोला कैसे? तो डॉक्टर ओझा ने कई सारे ऐसे सबूत दिए, यानी कई सारे ऐसे वैवाहिक संबंध बताए राठौड़ और गेड़वालों के मध्य, जिससे ये पता चलता है कि राठौड़ अलग थे। तो ये गड़बड़ किस वजह से हुई? ये गड़बड़ मैंने आपको बताया, गड़बड़ हुई पृथ्वीराज रासो की वजह से। तो फिर ये राठौड़ अपने आप को गेड़वालों के वंशज क्यों बोलते हैं? भाई ये कुछ न कुछ तो ऐसा लोचा हुआ है कि जिसके कारण ये हुआ है। तो वास्तविकता में जो कन्नौज था, कन्नौज के पास एक और रियासत थी। कन्नौज के पास, जैसे ये कन्नौज है, ठीक है, तो इसके पास एक और रियासत थी, नाम था बदायूं, ठीक है। इस पर राठौड़ों का शासक था। बदायूं में किसका शासन था? राठौड़ों का, राठौड़ वंश का शासन था। और यहां का शासक भी कोई चंद ही था, यहां का शासक भी कोई चंद था, ठीक है। तो वास्तविकता में फिर ओझा कहता है कि ये जो बदायूं के राठौड़ इनके वंशज हैं, इन राठौड़ों के सिया के, ठीक है। बात कंप्लीट। आगे चलूं दोस्तों, इतनी बात कंप्लीट हो गई होगी। अब अपन आगे रिवीजन कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूं कि गेड़वाल तो सूर्यवंशी है। गेड़वाल तो क्या है? सूर्यवंशी। जबकि राठौड़ क्या है? जबकि राठौड़ चंद्रवंशी, ठीक है। लेकिन ताम्र शिलालेख, संस्कृत जो शिलालेख और ताम्र पत्रों में ये कहीं भी नहीं लिखा कि राठौड़ सूर्यवंशी है, राठौड़ सूर्यवंशी, ठीक है। इनसे साफ होता है। ओझा ने कहा था कि क्या कहा कि गेड़वाल सूर्यवंशी है जबकि राठौड़ चंद्रवंशी है, ठीक है। लेकिन ताम्रपत्र और शिलालेखों में कहीं भी नहीं लिखा कि राठौड़ सूर्यवंशी। लेकिन राठौड़ अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। तो राठौड़ सूर्यवंशी मानते हैं और कुछ इतिहासकार भी इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। तो इस आधार पर टोड भी इन्हें क्या कहता है? टोड भी इन्हें सूर्यवंशी मान लेता है, सूर्यवंशी बोल देता है। अब अपन सिया के बारे में पढ़ते हैं। उत्पत्ति के बारे में तो सब कुछ अपन ने कंप्लीट कर ही लिया। तो अब मैं सिया के बारे में आपको बताता हूं। तो सिया क्या था कि सिया मारवाड़ में प्रवेश करने वाला पहला राठौड़ व्यक्ति था। राठौड़ वंश का पहला व्यक्ति था जिसने मारवाड़ में प्रवेश किया, नाम था सिया, ठीक है। तो अब इसके बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं। अलग अलग बातें क्या बताते हैं? सिया के बारे में कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि इसने गौ हत्या बहुत ज्यादा की थी, तो इसके कारण इसका मन विरक्त हो गया और इसने संन्यास ले लिया राजपाट से, ठीक है। तो ये संन्यास ले लिया और ये द्वारका साइड में चला गया। लेकिन कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि ये सर्वप्रथम पाली की ओर गया, जहां पर पालीवाल ब्राह्मणों से इसकी मुलाकात हुई, क्योंकि ये राज्य की तलाश कर रहा था इधर उधर। तो उन्होंने, इसके पास कुछ सैनिक तो थे ही 200-400। तो क्या हुआ कि पालीवाल ब्राह्मणों ने कहा कि आपको रहने के लिए जगह चाहिए और हमें सुरक्षा, तो आप एक काम कीजिए, हम आपको यहाँ पर जगह दे देते हैं और आप यहाँ पर रहिए और हमारा
हमारी सुरक्षा कीजिए, आपको रहने के लिए जगह मिल जाएगी। तो सिया के पास, सिया संस्थापक तो हो गया, सिया राठौड़ वंश का संस्थापक तो हो गया दोस्तों, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास ना ही तो कोई दुर्ग है, ना ही रहने के लिए कोई अच्छी जगह है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक है राठौड़ों का चूड़ा। अब सिया के बाद आएगा आसनाथ। अपन इसके बाद यानी इसकी पीढ़ी का वर्णन करेंगे, चलते चलते सारे राठौड़ वंशजों का अपन वर्णन करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इस रिवीजन क्लास में। तो आसनाथ जलालुद्दीन से लड़ते हुए मारा गया। जलालुद्दीन से लिखा है, इतिहास में लिखा मिलता है कि जलालुद्दीन से लड़ता हुआ मारा गया, लेकिन इतिहासकार ये बताते हैं कि यानी जो सल्तनत कालीन का बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी ही, अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला बादशाह था जिसने मारवाड़ में प्रवेश किया, मारवाड़ पर हमला किया था। लेकिन पता नहीं किस प्रकार से लिख देते हैं इतिहासकार, और बाकी जो बचे इतिहासकार की आसनाथ की मृत्यु जलालुद्दीन से लड़ते हुए होगी, पता नहीं किस तरीके से लिखा था। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट दुअड़। तो दुअड़ क्या है? ये कोई कर्नाटक साइड में गया हुआ था। इसकी विशेषताएं बता रहा हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट चीजें रिवीजन क्लास में मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। आप भाई पूरी हिस्ट्री तो आप रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते, आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट भाई जब पेपर आता है तो आप इंपॉर्टेंट चीजों के पीछे ही भागते हो कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, अपन इंपॉर्टेंट पढ़ लेते, पूरी साल आप इंपॉर्टेंट में लगा देते हो। लेकिन आपको याद करने की बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं, आपके सामने ये समरी पेश हो रही है, आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में चल रहा है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे। ठीक है दोस्तों, तो आप कंटिन्यू रखिए, आपको कुछ नहीं करना है, ईयरफोन लगा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, आपके साथ बोल तो मैं रहा हूं, आपको सिर्फ सुनना है भाई, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सुनना है। तो चलिए दोस्तों, टाइम जाया बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसके यानी पहले सिया के बाद आसनाथ क्या हुआ? जलालुद्दीन के साथ लड़ते हुए मारा गया। बस दुअड़ कोई कर्नाटक साइड में गया हुआ था, तो वहां पर इसको एक मूर्ति मिली चरकेश्वरी माता की। किसकी माता की? चक्रेश्वरी माता की। ठीक है, तो ये मूर्ति वापस लाया, ये कर्नाटक से मूर्ति लाया और बाड़मेर के पास आकर एक नगाना गांव आता है, नगाना। ठीक है, तो उसमें स्थापित कर दी इस मूर्ति को। तो इस नगाना गांव के नाम पर इस मूर्ति का नाम पड़ गया नागणीची। ठीक है, इस चरकेश्वरी माता का नाम क्या पड़ गया? नागणीची माता। ठीक है, ये जोधपुर के राठौड़ों की क्या हो गई? कुलदेवी। याद रख लेना, ये जो हिस्ट्री में ज्यादातर कुलदेवियां पूछी जाती है। राजस्थान जब हिस्ट्री आती है तो उनमें जब कोई राजपूत राजवंश आता है तो सबसे पहले कुलदेवी का नाम जरूर, कुलदेवी का जिक्र जरूर होता है। कोई भी राजा पढ़ेंगे, कोई भी राजवंश पढ़ेंगे तो सबसे पहले दुर्ग के बारे में, उसके जो वंशज, और वंशज के बाद में उसकी कुलदेवी या कुलदेवता का नाम जिक्र जरूर होता है दोस्तों। तो जोधपुर के राठौड़ राजवंश की कौन सी कुलदेवी थी? नागणीची माता। ठीक है, आपको कुछ नहीं, बस सुनना है। तो इसके बाद एक क्षेत्र पड़ता है मंडोर, और मंडोर पर एक इंदा नाम के शासक का व्यक्ति का शासन था। तो यहां पर तुर्कों ने क्या किया कि हमला किया और मंडोर को जीत लिया। तुर्कों ने मंडोर पर हमला किया और जीत लिया, इंदा को बाहर निकाल दिया। तो किसी तरह ये चूड़ा के पास पहुंचा और चूड़ा ने क्या किया कि चूड़ा के साथ बैठकर वार्तालाप किया। तो इंदा ने कहा कि चूड़ा ने इंदा से कहा, मैं तेरी सहायता करूंगा, चल तुम दुर्ग पर हमला करो। तो इसने कहा, हमला किस प्रकार करें? दुर्ग के अंदर तो प्रवेश कर ही नहीं सकते, हमारे पास इतनी बड़ी सेना भी नहीं है कि हम तुर्कों का सामना कर सके। तो इसके दिमाग में कुछ तिकड़मबाजी चल रही। तो इसी समय चूड़ा को पता चला कि जो तुर्क हैं वो इस मंडोर दुर्ग के भीतर घोड़ों को चराने के लिए घास मंगा रहे हैं। तो चूड़ा ने कहा कि हम अपने कुछ सैनिकों के साथ इसी घास के अंदर छुपकर इस किले के अंदर प्रवेश करेंगे। तो चूड़ा और इंदा दोनों इससे यानी घास के अंदर बैठकर छिपकर दुर्ग के अंदर प्रवेश कर लिए और इस दुर्ग को जीत लिया। इंदा को वापस राजगद्दी पर बिठाया। तो इंदा ने खुश होकर अपनी बेटी का विवाह चूड़ा के साथ कर दिया और दहेज में मंडोर का किला भी दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब राठौड़ों के पास किला गया। आप देखो, सिया के बाद आसनाथ आया, आसनाथ के बाद दुअड़ आया। दुअड़ तक तो 3 पीढ़ी बीत गई, 3 पीढ़ियों के पास कोई दुर्ग भी नहीं था, रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी। अब एक दुर्ग है छोटा सा मंडोर का, किसके पास है? चूड़ा के पास। ठीक है, तो ये वास्तविक संस्थापक था दोस्तों, किसका? राठौड़ राजवंश का। ठीक है, अब कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि इसने सामंत प्रथा की शुरुआत की।
सामंत प्रथा की शुरुआत की, लेकिन असलियत में सामंत प्रथा की शुरुआत जोधा करता है। सामंत प्रथा की शुरुआत जोधा करता है। ये राठौड़ों का वास्तविक शक्तिशाली शासक था, वास्तविक शक्तिशाली पावरफुल शासक था ये दोस्तों, शक्तिशाली शासक था। ठीक है दोस्तों, तो वास्तव में सामंत प्रथा की शुरुआत कौन करता है? जोधा। ठीक है दोस्तों, आगे चलूं तो चूड़ा के दो पुत्र थे, चूड़ा के दो पुत्र थे, एक तो था कान्हा, दूसरा था रणमल। तो कान्हा को बना दिया राजा, छोटा पुत्र था कान्हा और बड़ा था रणमल। तो कान्हा को राजा बना दिया किसने? चूड़ा ने। तो रणमल थोड़ा उदास हो गया, दुखी हो गया और ये मारवाड़ साइड में चला गया। कौन? रणमल। ठीक है, मारवाड़ साइड में। और इसको मंडोर का बना दिया शासक चूड़ा ने। किसको? कान्हा को। छोटे पुत्र को बना दिया राजा, ये इधर चला गया। फिर रणमल का बेटा आता है जोधा। जोधा क्या करता है कि 1453 ईस्वी में कान्हा से ये दुर्ग छीन लेता है, मंडोर पर अधिकार कर लेता है। तो वास्तविक शक्तिशाली शासक है। इसके पास भाई ये सोचता है कि दुर्ग छोटा है, अपन दुर्ग पहले ये सोचेगा, ये बात सोचता है कि अब मेरे पास दुर्ग छोटा है, ये बड़े दुर्ग की तलाश में निकलेगा। मैंने आपको कहानी बताई थी कि ये पहाड़ी आएगी, चिड़ियाटुक नाम की पहाड़ी है, जहां पर चिड़ियानाथ बाबा जी रहा करते हैं। चिड़ियानाथ बाबा जी के नाम पर ही चिड़ियाटुक पहाड़ी का नाम पड़ा। ठीक है, तो यहां पर जब बाबा जी ने आगे जोधा जी कहो, जोधा बाबा जी मनी पहाड़ी पर दुर्ग बनानो है। तो बाबू बोले कोई और जगह देख ले, और तने आ जगह कौन मिला, क्योंकि मैं तो अठे मेरी धूड़दानी करूंगा। ठीक है, दिया बाती अगरबत्ती कुछ भी करूं, मैं मेरे देवता की सेवना करूं। तो चिड़ियानाथ ने मना कर दिया, लेकिन जोधा ने भी कहा कि आपको जाना होगा। तो चिड़ियानाथ ने श्राप दे दिया, बाबा ने श्राप दे दिया कि जा तू जब नींव रखेगा तो नींव रखते ही इस पहाड़ी का पानी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जोधा उदास हो गया। तो किसी साथ वाले ने कहा कि करणी माता के हाथ से नींव रखवाओ। तो जोधा ने करणी माता के हाथ से नींव रखवाई और यहाँ पर दुर्ग बना दिया। लेकिन कहते हैं कि फिर भी चिड़ियानाथ बाबा जी के श्राप का असर होता है। साल में एक बार इस जगह का पानी जरूर सूख जाता है, साल में एक दिन पानी का अभाव रहता है इस दुर्ग में। ठीक है दोस्तों, तो इस दुर्ग में नागणेची माता का मंदिर भी है, नागणेची माता का, यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है। इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको, याद रखनी। ठीक है, और सामंत प्रथा की शुरुआत इसने की, जोधा ने। ठीक है दोस्तों, यहां पर कहा जाता है कि अगर किसी दुर्ग में कोई जीवित व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से बलि दे दे तो उस दुर्ग में चल रहे शासनकर्ता यानी राजा की पीढ़ी लंबे समय तक शासन चलता रहता है। तो राजाराम भामी नाम का एक व्यक्ति था जिसने अपनी स्वेच्छा से इस दुर्ग में बलि दी। तो राजाराम के परिवार को इस दुर्ग में आने की अनुमति थी और कोई भी इस दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता था। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन आगे चलते हैं। आगे आता है सातल देव, सातल देव। ठीक है, सातल देव के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो जोधा के बाद शासक बनता है सातल देव। सातल देव के समय की एक बात, सातल देव ने कुछ नहीं किया। एक बार की बात है कि जोधपुर शहर के पास एक कस्बा है पिपाड़। तो पिपाड़ में कोई कन्याएं आई हुई थी, कुछ संख्याएं थी 140। तो 140 के पास संख्या में कन्याएं आई हुई थी। तो उस समय मल्लू खां का एक सेनापति था, यानी अजमेर का सूबेदार था मल्लू खां का सेनापति था गुर्दा। तो गुर्दे को पता चला कि यहाँ पर कन्याएं आई हुई हैं बहुत सारी। तो उन कन्याओं का कर दिया अपहरण, किडनैप कर दिया, अपहरण। ठीक है, तो ये अपहरण करके ले गया। जब पता चला सातल देव तक ये सूचना पहुंची तो सातल देव ने अपने कुछ सैनिकों को भेजा और कहा कि जाओ छुड़ा कर दे आओ। तो उनके सैनिक गए और गुर्दे को मार दिया, गुर्दे का सर काट लिया और सर में छेद करके वापस जोधपुर दे आए और उन 140 कन्याओं को विमुक्त करवा लिया। ठीक है, तो साथ में सातल देव ने क्या किया कि 140 कन्याओं को तो वापस पिपाड़ लेकर ही आया, पिपाड़ शहर में लेकर ही आया, लेकिन इसके साथ गुर्दे को तो समाप्त कर दिया। और गुर्दे की एक पुत्री थी गिंदोली,
गुर्दे की एक पुत्री थी गिंदोली, तो उसको भी साथ ले आया दहेज के रूप में। बोले कह तू 140 ने क्यों, एक फ्री ले सके, एक फालतू लिए 140 कन्याओं को ले आया बस। तो गुर्दे की याद में गिंदोली दुखी हुई। गिंदोली ने कहा कि मुझे पापा की याद आ रही है। तो सातल देव ने कहा तो क्या करूं, तुझे याद आ रही तो मैं पापा की याद में एक नृत्य करना चाहती हूँ। कहा कि भाई शुरू कर दो। तो उसने गुर्दा नृत्य की शुरुआत की, जो ओनली फॉर जोधपुर में किया जाता है, ओनली फॉर जोधपुर में, ठीक है, गुर्दा नृत्य। इसके बाद आता है सुजा। सातल देव के बाद कौन आता है, सुजा। सातल देव का कुछ लंबा शासन नहीं था, बस थोड़ा सा शासन काल था। इसके बाद सुजा आता है। तो सुजा क्या करता है कि इसका पिता कौन था, जोधा। जोधा के दो पुत्र थे, एक तो सातल देव, दूसरा था बिक्का। बिक्का ने अपना अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, बीकानेर में जाकर राठौड़ों की स्थापना कर दी बिक्का ने, ठीक है। इसका एक अलग स्वतंत्र राज्य हो गया। इसका भी मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, तो इसकी भी एक 45 से 50 मिनट की क्लास बनेगी, वो मैं डाल दूंगा। तो सातल देव, तो इसके मध्य जोधा ने इसे एक वचन लिया था कि तुम्हारा एक स्वतंत्र राज्य अलग बना चुके हो बिक्का, तो मैं सातल देव को ये सारा शासन देना चाहता हूं, तो क्या बिठा दूं जोधपुर की गद्दी पर। बिक्का ने कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो जोधा ने कहा कि शर्त क्या है। तो बिक्का ने कहा कि मेरी शर्त यह है कि पापा जब थे मरो तो थारो मुकुट, थारी की तलवार और थारो सिंहासन मने दे दियो। तो बोले तू राख ली, तेरो है। तो सातल देव तो मर गयो। सातल देव के बाद में सुजा आयो। तो सुजा कने बिक्का या सूचना पहुंचाई कि भाई सारी जगह समान है, वे पूगा पहुंचा मेरे पास। तो सुजा ने मना कर दिया, तो इस वजह से बिक्का और सुजा के मध्य लड़ाई होती है। लेकिन इनकी जो बड़ी माता जी होती है घर की रखवाली, तो जोधा की पत्नी, तो वो इस युद्ध को रुकवा देती है और संधि करा देती है, और सुजा इसको वापस सारा सामान दे देता है, ठीक है। इतनी बात आती है। सुजा के बाद आता है गंगा, ठीक है। गंगा के बाद आएगा मालदेव। गंगा और मालदेव अपन साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है, गंगा और मालदेव। क्यों? क्योंकि गंगा जितना शुद्ध, गंगा जितना सरल स्वभाव का व्यक्ति था, उसके विपरीत था मालदेव। मालदेव उतना ही उग्र था। गंगा जितना सरल था, मालदेव उतना ही उग्र था। शांत स्वभाव का था गंगा, मालदेव था उग्र, ठीक है। तो ये एक बार की मैं आपको बात बताता हूं। मालदेव, मैंने आपको बताया गंगा जितने शांत स्वभाव का व्यक्ति था, उतना ही मालदेव उग्र था, ठीक है। तो एक बार की बात है कि कुंवर मालदेव ने नागौर पर आक्रमण किया। कुंवर मालदेव ने नागौर पर आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि यहां पर एक हाथी था, हाथी को लेकर हुई थी ये लड़ाई। दरिया जोश जो खानवा युद्ध में की लड़ाई में हिस्सा लिया था। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में, ठीक है। तो इस युद्ध हाथी को पाने के लिए इसने नागौर पर आक्रमण किया, लेकिन ये दरिया जोश हाथी भागकर मेड़ता चला गया। किसके पास? वीरमदेव के पास। वीरमदेव के पास। तो मालदेव ने वीरमदेव से कहा कि वो को दरिया जोश हाथी है नहीं, वो मन दे दे। वो बोले कौन दूं? बोले अरे दे दे, मैं तेने सल्टा दूंगा। बोले कह को नहीं मिले हाथी, तने मिले को नहीं। गंगा के पास ये सूचना पहुंची कि मालदेव और वीरमदेव के पास मालदेव और वीरमदेव के बीच युद्ध होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो गंगा ने वीरमदेव के पास सूचना पहुंचाई। बोले अरे बेटी का बाप तो यहाँ क्या नहीं करे, थोड़े दिन बाद में बादशाह वही बनेगो, अरे तू दे दे ही ना, तू इनको सामने को नहीं कर सकेंगो, तने चेप देगो, तू टोए ही कौन पाऊंगो, कुचर के काटना पड़ो तुम जमीन में। मान गयो वीरमदेव। बोलो ठीक है, मैं हाथी देने तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। बोलो कि? बोले कुंवर ने मारे घरे आगे खानो पड़ेगा। कुंवर आगा शर्त बताई गंगा। मालदेव बोले कोई नहीं, खा लियागा। मालदेव जा लियो आंग घरी। तो जब खाने पर बैठे तो मालदेव बोले पहली मैं हाथी दे, फिर खानो खाऊंगा। वीरमदेव बोले पहली खानो खा, फिर हाथी दूंगा। तो लड़ाई पाछी चलो, लड़ाई तो शुरू होगी, बयानो चाहिए हो क्यों करियो, लड़ाई शुरू होगी बटान। वो तो क्यों करके सल्टावे, ये तो कैसे भी करके लड़ाई को हटाना चाहता है, लेकिन ये दोनों लड़ना ही चाहते हैं। तो फिर से लड़ाई शुरू होगी। वो तो क्या रोटी खाऊंगा बाद में दूंगा,
वो कहे पहली रोटी खाऊं कौन, पहली आती बाद में रोटी। तो फिर से लड़ाई शुरू होगी। फिर मालदेव को गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, और मालदेव ने कहा, बोले वीरमदेव अगर तेरे मेड़ता में मैंने मूली नहीं बोई तो मेरा नाम बदल देना, जिस दिन मैं बादशाह बनूंगा उस दिन तेरे मेड़ता को मैं पलट कर रख दूंगा। तो ये कहकर ये वापस चला गया। गंगा ने बेरो पड़ो, गंगा बोले अरे वीरमदेव मान जा, ये क्या मी करे बेटी का बाप दे दे ही नाती, तू क्या मी बैर पाड़न ला रही है। तो वीरमदेव ने क्या किया कि इसके पीछे पीछे हाथी भेज दिया। जैसे ही हाथी सीमा में प्रवेश करने वाला था जोधपुर में, तो सीमा में बढ़ते समय हाथी की हो गई मृत्यु, हाथी मर गया। गंगा बोले कोई नहीं, मारो मरी है, हमारी सीमा भीतर आगे मरी है तो भेज दियो। ओ बोलियो है बण मारियो है। मालदेव बोलियो वीरमदेव ने हाथी को मारा है, इसका बदला मैं जरूर दूंगा। थे सोचता होगा कि बेटा हाथी के चक्कर में लड़े क्यों करे। अरे अब बारी BMW पुराने समय रो हाथी, अब बारी मर्सिडीज इस समय की, और पहले का घोड़ा एक बराबर थे। पहले घोड़े की सवारी सब कुछ थी, अब अपन मर्सिडीज में बैठ जाओ और पहले घोड़े की सवारी थी, ऐसे ही माना जाता है। उदाहरण देख लेना, एग्जाम्पल कैसे है। अब वाली मर्सिडीज और पहले घोड़ा, अब वाली BMW और पहले हाथी था, ठीक है, बराबर थे। तो इसलिए हाथी की लड़ाई, हाथी के लिए लड़े थे ये दोनों। तो ये बात हुई कि वीरमदेव और मालदेव के बीच लड़ाई हो गई, और यानी जैसे ही मालदेव राजा बनता है, कहा जाता है कि सबसे पहले वीरमदेव को खत्म करता है, कि वीरमदेव से मैं इस हाथी के लिए बदला लेता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको आगे बताता हूं कि बात क्या होती है। मालदेव राठौड़ों का पितर बनता है। मालदेव ने गंगा की हत्या की थी, गंगा की हत्या की थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपन। राठौड़ों का पितरंता इसे क्यों बोला जाता है? राठौड़ों का पितरंता इसलिए बोला जाता है इसको, क्योंकि एक बार की बात है, एक दिन गंगा ने अफीम का सेवन कुछ अधिक कर रखा था, अफीम का सेवन कुछ अधिक ही मात्रा में कर रखा था। तो इसके बारे में दो बातें मिलती हैं। तो एक इतिहासकार तो बोलता है कि ये नशे की वजह से गिर गया और गिरने से इसकी मौत हो गई छत से। लेकिन ओझा, दूसरा इतिहासकार है ओझा, ओझा ये बात बताता है कि इसको मालदेव ने धक्का दिया और धक्का देने की वजह से नीचे गिर गया और गिरने से हो गई मौत। तो एक प्रकार से राठौड़ों का पितरंता कौन हो गया? मालदेव। पितरंता कौन हो गया? मालदेव। ठीक है दोस्तों, ये बन गई अपनी 30 से 35 मिनट की वीडियो बन गई होगी लगभग। तो पूरा का पूरा राठौड़ वंश जोधपुर का मैंने रिवीजन करवा दिया। आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है, पढ़ने वाली तो कोई चीज है ही नहीं, सुनने वाली है सिर्फ, तो आप सुन लेना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद साथियों, कल मिलेंगे, फिर मिलेंगे।